चलता है। अगली दफ़ा IMF आती है वो और ज़्यादा कर्जे में जकड़े होते हैं। ये अपना बिजली का, गैस का, आपको पता ना सर्कुलर डेट कितना ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर सवाल मेरा ये है कि अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे मुल्क में आए, हम आपको जगह भी देंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी लगाएं और अपना काम करें। हमें क्यों नहीं कोई इनवाइट करता, मौका देता ऐसा? मैं कल ये वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, रेपुटेशन की बात है। मैं कल करप्शन काफ़ी ज़्यादा रूट कॉज है, यही है जिसकी वजह से लोग अब पाकिस्तान को नहीं इस तरह की ऑफ़र्स लेते। मेरा तो यही ख्याल है। तो पाकिस्तान को ऑफर्स भी नहीं करते, पाकिस्तान ट्राई भी नहीं करता। ट्राई तो करते हैं, लेकिन अभी आप देखें रिसेंटली सब ने जवाब दे दिया। सब यही कहते हैं कि जी पहले IMF की कंडीशंस माने। IMF कंडीशंस आपको पता है कितनी सख्त हैं। वो इसीलिए ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सख्त होती गई हैं कि उन्हें पता है कि कर्ज़ा ले के लोग तो अपने आप को पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना। तो ये पता चलता है अगली दफ़ा IMF आती है वो और ज़्यादा कर्जे में जकड़े होते हैं। ये अपना बिजली का, गैस का, आपको पता ना सर्कुलर डेट कितना ज़्यादा है। तो ये करप्शन की वजह से ही है। लाइन लॉसेज हैं सारे, ये लोग चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं। रिश्वत ले के लोग जो मर्ज़ी कर लें यहाँ इस मुल्क में। इंडिया किसी इतना स्टेबल है, हालांकि वो भी हमारी तरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता था, लेकिन आज उसकी मैशत की बातें होती है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने किस तरह से अपने आप के, अपने खासकर अपने रुपये को मनवाया। इंडिया की सबसे बड़ी बात है ना, उन्होंने सबसे पहले जो ना फ्यूडलिज्म ख़त्म किया अपने मुल्क से। उन्होंने कोई किसी को, वो जो अंग्रेज़ की दी हुई जागीरें थी वो ज़ाहिर है कि हम सबको पता है किस बेसिस पे मिली थी लोगों को। उसने सबसे पहले ये वापस ली। दूसरी बात है कि उधर हर इदारा जो है ना वो अपनी डोमेन में काम करता है, अपनी उससे जो है ना एक्सीड नहीं करता। तो इसलिए इंडिया की जो है ना, फिर दूसरा बहुत बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर है उसकी भी बड़ी एक वेटेज होती है बाकी दुनिया में। बहुत बड़ी इकॉनमी है, इतनी बड़ी मार्केट है सारी दुनिया की, तो लोग उसे ट्रस्ट करते हैं। और उसको जितना बड़ा मुल्क, जितनी बड़ी मार्केट होगी और जितना मतलब उसमें लोगों के पास पोटेंशियल होगा, लोग उतना ही उस मुल्क को नाराज़ करना जो है अफोर्ड नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में तो मजबूरी ये है कि ये पार्ट जो पाकिस्तान का जो है ना, इसने तो बहुत थोड़ा सा रोल प्ले किया था जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट में, तहरीक पाकिस्तान में। जिन्होंने किया था वो सारे जो जगह थी ना वो सारी इंडिया में रह गई हैं। उन्होंने स्ट्रगल की थी। यहाँ तो वैसे यूनियनिस्ट अंग्रेज़ की जो पार्टी थी उनकी हुकूमत थी, यहाँ कांग्रेस की थी। इसलिए मेरा जो अंदाज़ा है कि यहाँ के लोगों को शायद इतना वैल्यू ही नहीं है जो कुर्बानियाँ दे के लोग आए ना वहाँ से। फिर ये है कि हम कायद आज़म की उस वक्त हेल्थ भी नहीं थी इशूज़। बहुत सारे जो एरियाज़ दे वर सपोज टू बी इन पाकिस्तान, जूनागढ़ हो गया, ये फ़िरोज़पुर हो गया, गुरदासपुर हो गया, ये सारे बाउंड्री कमीशन ने बहुत सारा एरिया पाकिस्तान का जो था वो उसमें इंडिया में ही रह गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को शायद, और फिर ये जो जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, लोगों में ये जो छोटे सूबे हैं और इसमें इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स है ना डेवलप होता गया, शायद हमने फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की अपनी वेल्थ की, उनको वैल्यू नहीं किया इतना जितना करना चाहिए। तब भी नहीं किया वैल्यू, अब भी नहीं दे रहे हैं, अब भी हमारे ताल्लुकात बेटर नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट यही नज़र आता है कि ट्रेड, मेनली ट्रेड जो पूरे वर्ल्ड की होती है वो पाकिस्तान से होकर गुजरती है, बट स्टिल उसका भी हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे ना। इसकी वजह क्या हो सकती है? यही हो सकती है कि बीच में कोई ऐसे लूप होल्स हैं। अब ये गवादर पोर्ट, जो चीज़ हमारी होती है उसका पोटेंशियल होता है कि जी हमने शायद कि जी दुनिया को हम इतना वो सारा इससे अर्न करेंगे इतना, लेकिन वो बैंड ऑफ पता चलता है कि उससे कुछ भी नहीं मिला हमें, क्योंकि लोग नहीं इसमें। अब ग्वादर पोर्ट का सुना था कि जी सारा दुबई, मस्कत, सारा उसको हम जो सारा ट्रेड है उसका कम से कम 50% इधर आ जाएगा। नहीं हुआ, क्योंकि लोगों बीच में शायद हमारे कुछ इदारों की खींचातानी है, वो उससे भी बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं वो घबराते हैं। एक इदारा कहता है जी मेरी जो है इजारादारी हो, दूसरा कहता है मेरी हो। तो वो यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं है इस मुल्क में। पता ही 70 साल से कभी मार्शल लॉ लगता है, कभी शायद मार्शल लॉ ही लगा रहे। यहाँ एक चीज़ आए ना, आधा तीतर आधा बटेर, इससे तो मुल्क नहीं चलते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह शुक्र, फिट है। सर सवाल मेरा ये है कि जो इजिप्ट है वो अपनी जो ज़मीन है वो इंडिया को दे रहे हैं कि यहाँ पर आकर आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी लैंड मौजूद है कि जो हम भी दें और कहें कि यहाँ पे आकर इंडस्ट्रीज़ लगाएं ताकि हमारी मैशत बेहतर हो जाए, हमारे मुल्क में जो फूड क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए? जी पाकिस्तान में बहुत ज़मीन है जो आर्मी को दी, वापस ले उनसे। तो और क्या है,
एक उनको सैलरी दे, उनको टैक्स दे, और सॉरी उनको यानी कि रिटायरमेंट दे, उसकी पेंशन लगाए, फिर ज़मीनें भी जो ज़मीन उनको इतनी दी हुई है, इतनी दी हुई है कि उनकी 7-8 नस्लें आगे बैठ के खा सकती है। क्यों दी है, किस वजह से दी है? वो कहते हैं मुल्क को सर्व किया। क्या किया कि अब आम सिपाही नहीं करता, बल्कि सिपाही ज़्यादा काम करता है, एक फ़ौजी ज़्यादा काम करता है एक आर्मी चीफ की निस्बत। वो तो पूरे एरिया को कंट्रोल किया तो अच्छी बात है, आर्मी चीफ हम इज्जत करते हैं। लेकिन उनको इतनी एक्स्ट्रा ज़मीनें दे देते हैं, तो क्यों देते हैं? अच्छा, अगर हम बात करें मियां मंशा की, आपको पता होगा कि ये निशाद के सबसे बड़े कह लें कि बिलियनियर भी अगर पाकिस्तान की कंसिडर किया जाए, तो इन्होंने भी चाइना के साथ यही मुआहदा किया था। अपनी ज़मीन जो सी थी वो लीज पे दोनों इंडस्ट्रीज़ लगाई। आज वही बंदा चाइना की छोड़ी ज़मीन के ऊपर इतना पैसा कमा रहा है, तो मतलब उस बंदे को देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर है, हमारी हुकूमत को नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, हमारी गवर्नमेंट है कौन सी, मुझे यहाँ पे तो ये भी नहीं पता चल रहा है कौन सी गवर्नमेंट, पीटीआई है, नून लीग है, कौन है ये पता नहीं चल रहा। इलेक्शन हो, कोई एक वज़ीर-ए-आज़म है, उसको 8-10 साल का पीरियड दिया जाए तो फिर जाके हम रिजल्ट पे निकलेंगे। 2-3 साल में तो कुछ भी नहीं बनता। जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, कोई भी है, नो इशू आए, 5 से 10 साल का पीरियड टाइम हो, फिर वो काम करे। एंड में हम उससे सवाल करें, सर आपको इतना हमने टाइम दिया, आपने क्या किया है? फिर वो जवाब देने में पड़ता है। 2-3 साल बाद क्या जवाब देगा? अच्छा, अब जो इंडिया और मिस्र के भी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो दोनों को क्या आपस में बेनिफिट्स होने वाले हैं? इंडस्ट्री लगाएगा वो, और इससे क्या मिस्र की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी? इंडिया ज़ाहिर बात है, वो अगर कर रहा है तो उससे फ़ायदा कुछ होगा तो वो करेगा ना। अगर दो मुल्क का उसमें तरक्की कर रहे हैं, कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई उनमें आपस में यानी कि एक दूसरे को देखते हैं ना, मुझे फ़ायदा कहाँ पे होगा, फिर वो करते हैं। अगर हमारे जैसे कोई चला जाए ऐसे ही तो वो कुछ है नहीं, तो क्या फ़ायदा हम लेंगे उनसे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर, सवाल मेरा ये है कि जो मिस्र है अपनी ज़मीन दे रहा है इंडिया को ताकि वहाँ पर आके लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ठीक हो गया, तो इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं मिस्र एंड इंडिया को? ज़ाहिर बात है काफ़ी बेनिफिट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया वैसे ही जो है वो डेवलप कर रहा है इतना, तो हर जगह ही वो अपना राज बना रहा है, तो वो ज़ाहिर बात है अब वो इस साइड पे भी चला गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, और बेनिफिट ज़ाहिर बात है होगा। तो इतना जो है वो ये लिया इन्होंने प्रोजेक्ट का सीन, तो देखें आप। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है कि अपनी कुछ ज़मीन जो है वो लीज पर देकर कम से कम हम अपनी इकॉनमी को भी तो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कर सकते हैं, लेकिन कौन करे ऐसा? ये पहले अपने करप्शन का सोचते हैं और फिर जो है वो दूसरी बात सोचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन होने वाला पाकिस्तान में। क्यों नहीं मतलब कि पाकिस्तान क्यों नहीं ट्राई करता? ट्राई करना चाहिए इसको। तमाम मुल्क जो है वो ट्राई करते हैं, और ट्राई करना ही बेहतरीन होता है कि रिस्क लें ताकि आप आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत रिस्क से स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें पाकिस्तान में जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में जा रही हैं, ठीक है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो स्टेबल हैं तो इसलिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान देखा जाए अभी तक स्टेबल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना डॉलर स्टेबल हो रहा है, ना पेट्रोल स्टेबल हो रहा है, कुछ भी। यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो भी नहीं स्टेबल हो रही सही तरह, तो वो आगे की बातें इंसान क्या करे। IMF भी यही कहता है कि यार जब तक पूरी हुकूमत पाकिस्तान के स्टेबल नहीं होगा तो हम कर्ज़ा भी कैसे दें। तो यही सारे मामला हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी इस पर हो सकता है ये। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम। सर, सवाल मेरा ये है कि जो मिस्र है वो इंडिया को अपनी जगह दे रहा है और उसको बोल रहा है कि आप यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज़ लगाओ, ठीक हो गया, तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी ऑफ़र जो इजिप्ट है वो इंडिया को क्यों दे रहा है? इंडिया देखें एक जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, बनने जा नहीं रहा, बन गया, ठीक है। तो क्यों ना कोई, ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को वहाँ पे इस वजह से बुला रहे हैं कि वो उन लोग के इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आएँ और पैसा लगाएं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पैसा लगाने से उस मुल्क में पैसा आएगा। और वैसे भी उन लोगों का जो है टूरिज़म सेक्टर काफ़ी तेज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना इंडिया, आई थिंक कि इंडिया नहीं जाएगा, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो जाएगा भी और एक तरफ से देखा जाए नहीं भी जाएगा। ओके, तो इसमें पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान को क्यों नहीं ऐसी ऑफर्स आती कि आप आएँ हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाएं, या हम आपके मुल्क में आके इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं ताकि हम दोनों को फ़ायदा हो? किसे करें वो ऑफ़र? यहाँ पे कोई टिकता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे देखें वो मोदी है, छोटा सा तबका ही सुन रहा हूँ कि मोदी है, वो बस वही है और कोई पार्टी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सियासत की लड़ाइयाँ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हैं हर
साल जो है ना हर साल जो है ना कोई चेंज होता रहता है, तो वो किसे ऑफ़र करें, जिसे ऑफ़र करते हैं वो चेंज हो जाता है, बाद में मुआहदा जो है चेंज हो जाए, फिर जिसने आना है उसने अपनी फेंकनी है, किसी की थोड़ी सुननी ये तो कब तक पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन से गुजरता रहेगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को मिलती हैं लेकिन पाकिस्तान अवेल नहीं करता या तो रिस्क लेना नहीं चाहता? इंशाल्लाह जल्दी जो है ना ये चीज़ें ख़त्म होंगी। आई होप जल्दी जो ये करप्ट लोग हैं जल्दी मरेंगे, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मरने वाले हैं वो। उन्होंने मरना है तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर जो है ना बाहर आना है। ओके, थैंक यू सो मच।